नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करें अपने सीजी व्यापम सीजीपीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। पिछले क्लास में हमने काकतीय वंश के प्रमुख 4 शासकों के बारे में देखा था। आज हम उसके आगे शासकों का क्रम आगे बढ़ाते हुए पढ़ते हैं। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा तो आप उसे ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और जो भी आपके फ्रेंड हैं जो इस कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं उनको भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इसका लाभ पहुँच सके। आगे देखते हैं, आज किसके बारे में देखना है तो प्रताप रजदेव के बारे में देखना है। तो मैंने आपको ट्रिक याद किया था, अभी हम भी पुरुष जन प्रताप प्रजा के लिए वीर हैं ऐसे करके। तो उसमें जो अन्य जो शासक थे उनके बारे में जो डिटेल से नहीं पता है तो उनके बारे में हम नहीं पढ़ रहे हैं। जो प्रमुख शासक हैं जिनके बारे में हमें जानकारी छत्तीसगढ़ के विश्व स्तर प्राप्त हुई है तो उनके बारे में पढ़ रहे हैं। तो उसी के क्रम में हमने देखा था ना, अभी हम भी पुरुष जन प्रजा के वीर हैं करके, तो उसमें प्र से प्रताप रजदेव था। तो इनके बारे में हमें आज देखना है, ठीक है। तो पुरुषोत्तम देव तक पढ़ लिया था, आज हम प्रमुख शासक में प्रताप रजदेव के बारे में देखेंगे। इनका शासन वर्ष कब से कब तक था तो इनका शासन वर्ष था 602 से 625 ईस्वी तक। कब से कब तक? 602 से 625 ईस्वी तक। इनके समय में गोलकुंडा के मोहम्मद कुली कुतुब शाह की सेना ने बस्तर पर आक्रमण कर दिया था। किनके समय में? प्रताप राजदेव के समय। प्रताप राजदेव के समय में गोलकुंडा के जो शासक रहते हैं मोहम्मद कुली कुतुब शाह, उनके द्वारा बस्तर क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया जाता है। ये आपके इंडियन हिस्ट्री में आप इनका नाम पढ़ेंगे, बहुत ही फेमस है कुली कुतुब शाह। गोलकुंडा का किला भी इन्हीं ने बनाया था। तो कुली कुतुब शाह की सेना ने बस्तर पर आक्रमण कर दिया था। किसके समय? प्रताप राजदेव के समय में। फिर कुतुब शाह की सेना ने को काकतीय सेना से पराजय का मुख देना पड़ा था। अब नाम में ही प्रताप आ रहा है, प्रताप राजदेव, मतलब ये पक्का प्रतापी होगा, ऐसे रिलेट करना। अब ये प्रतापी है तो इसने क्या किया, अपने ऊपर हुए आक्रमण को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया और उनको पराजित कर दिया, ठीक है। ये देखेंगे तो काकतीय सेना ने क्या, कुतुब शाह की सेना को हरा दिया था। तत्पश्चात गोलकुंडा राज्य द्वारा अहमदनगर के शासक मलिक कंवर को उकसाया गया और बस्तर पर व्यवधान उत्पन्न करने का प्रयास किया गया, ठीक है। अब कोई हार जाता है तो क्या होता है, अपने जो आसपास के फ्रेंड रहते हैं उसको बोलते हैं ना, भाई इसे बदला लेना है, इसे बदला लेना है। तो वही काम किसने किया? गोलकुंडा ने। अहमदनगर को के जो शासक था मलिक कंवर, उसको उकसा देता है और अब वो क्या करता है कि बस्तर क्षेत्र में व्यवधान उत्पन्न करने का प्रयास करता है। छोटे मोटे युद्ध के लिए कभी अपनी टुकड़ी भेज देता था और कुछ काम करता था। तो अब उसके बाद क्या होता है कि जयपुर नरेश जो रहते हैं उसकी सहायता से जयपुर से लगे क्षेत्रों को विजित कर लेता है और इस प्रकार काकतीयों को अप्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित करता है। अब क्या था कि जो छत्तीसगढ़ क्षेत्र है, इस क्षेत्र में आपका उड़ीसा लगा हुआ है, इस क्षेत्र में आपका तेलंगाना आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र आता है और इसी क्षेत्र में इन जो कुतुब शाह है गोलकुंडा वाला, तो कुतुब शाहों का जो शासन था उधर था, उसी से लगा हुआ था अहमदनगर। वहाँ जो शासन करते हैं इमाद शाही उन लोग थे। तो ये लोग क्या किए कि प्रत्यक्ष रूप से तो हानि पहुंचा नहीं रहे क्योंकि प्रताप राजदेव बहुत ही पावरफुल शासक था। तो ये इनके जो पड़ोसी शासक थे जो उड़ीसा के जयपुर नरेश, उनके साथ मिलकर इनके छोटे छोटे कुछ क्षेत्रों पर आक्रमण करके उनको छीनते जाते हैं और इनकी सत्ता को कमज़ोर करने का प्रयास करते जाते हैं। तो ये हथकंडा इन्होंने अपनाया था, ठीक है। किसके समय में? तो प्रताप राजदेव के समय में। तो इसके बारे में इतना ही है, आपको याद रखना है। कुतुब शाह का आक्रमण हुआ था और वो कुली कुतुब शाह हार जाता है तो फिर मलिक कंवर जो अहमदनगर का शासक रहता है उसको उकसाता है, जो कि उड़ीसा के जयपुर नरेश के साथ मिलकर इसके कुछ क्षेत्रों पर विजय प्राप्त कर लेता है। ये था प्रताप राजदेव के बारे में, ठीक है। फिर इसके आगे ही वीर हैं करके हमने देखा था, प्रजा के वीर हैं करके। तो प्र से तो प्रताप राजदेव था और ज से आपका जगदीश राजदेव था
उनके बारे में तो कुछ विशेष खास है नहीं। तो वीर सिंह देव है, एक वीर नारायण सिंह देव था और एक वीर सिंह देव। तो वीर सिंह देव के बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि इसने राजपुर के दुर्ग का निर्माण कराया था। राजपुर जो क्षेत्र था उस क्षेत्र में किले का, दुर्ग का निर्माण कराया था किसने? वीर सिंह ने। ठीक, ये आपको देखना था। फिर इसी के आगे हम देखे थे कि दीघा राज का दम करके, तो उसी दीघा से क्या देखे थे? दिक्पाल देव देखे थे। अगर आपने शासकों का क्रम वाला लेक्चर देखा होगा तो आपको आसानी से याद होगा। ठीक, तो प्रमुख शासक का हम क्रम देख रहे हैं, जिसमें दिक्पाल देव आए गए आगे। अभी हमने क्या देखा? प्रताप राजदेव देखा, उसके आगे क्या देखा? वीर सिंह देव देखा। अब क्या है? दिक्पाल देव। दिक्पाल देव 1680 से 1709 ईस्वी तक शासन करते हैं। 1680 से 1709 ईस्वी तक शासन करते हैं। इसने अपनी राजधानी चक्रकोट से अब क्या कर ली? बस्तर स्थानांतरित कर ली। कहाँ से? चक्रकोट से बस्तर। मंदोता अन्नम देव की थी। मंदोता से चक्रकोट लाता है पुरुषोत्तम देव। अब इस चक्रकोट से बस्तर स्थानांतरित करता है कौन? तो दिक्पाल देव। दिक्पाल देव का नाम याद रखना आप। राजधानी ट्रांसफर करता है, ये तीसरा शासक हुआ। ठीक, इसका अभिलेख कौन सा है? तो दंतेवाड़ा अभिलेख है। दंतेवाड़ा शिलालेख जो है, दिक्पाल देव से संबंधित है। सन 1703 को दंतेवाड़ा से प्राप्त यह शिलालेख छत्तीसगढ़ी मिश्रित गद्य रूप में है। तो छत्तीसगढ़ी इसमें मिश्रित रूप से मिलता है और ये गद्य के रूप में, गद्य एक पद्य होता है और एक गद्य। पद्य मतलब जिसको गाया जाए और गद्य जिसको पढ़ा जाए, जैसे कहानी होता है, नाटक होता है, ये सब गद्य विधा में आते हैं। तो एक गद्य रूप में है कौन सा? दंतेवाड़ा का शिलालेख, जो कि दिक्पाल देव से संबंधित है। और कब प्राप्त हुआ? तो कब बना? तो 1703 को बना था ना। 1703 को दंतेवाड़ा से प्राप्त यह शिलालेख छत्तीसगढ़ी गद्य रूप में मिलता है। ठीक, ये आपको याद रखना है। इसके आगे आते हैं राजपाल देव, जो कि 1709 से 1721 तक शासन करते हैं। 1709 से क्या? 1721 तक शासन करते हैं। इसकी एक उपाधि थी क्या? प्रौढ़ चक्रवर्ती, प्रौढ़ प्रताप चक्रवर्ती। क्या उपाधि थी? तो प्रौढ़ प्रताप चक्रवर्ती। राजपाल देव की उपाधि थी प्रौढ़ प्रताप चक्रवर्ती। अन्य नाम क्या है? तो रक्षपाल देव, राजपाल देव, रक्षपाल देव, राज रक्ष करके राजपाल देव, रक्षपाल देव, रिलेटिव है नाम, तो ये याद रह जाएगा आपको। राजपाल देव, रक्षपाल देव, प्रौढ़ प्रताप चक्रवर्ती, इसको आपको याद करते चलना है। ठीक है, उपाधि था इनका करके, जैसे पुरुषोत्तम देव का रथपति था उसी प्रकार इनका प्रौढ़ प्रताप चक्रवर्ती है। ठीक, फिर उपासक देखते हैं तो ये माणिकेश्वरी देवी के उपासक थे। माणिकेश्वरी देवी की उपासना करते थे। दंतेवाड़ा में नागवंशी राजाओं की कुल देवी है, जिसे माणिकेश्वरी देवी के नाम से जानते हैं। अभी माणिकेश्वरी देवी कौन है? तो जो दंतेवाड़ा क्षेत्र में नागवंशी शासक हुए, उनकी जो कुल देवी थी वो कौन थी? माणिकेश्वरी देवी थी। माणिकेश्वरी देवी थी, हमने देखा है जो सोमवंश के छिंदक नागवंशियों में पढ़ रहे थे, छिंदक नागवंश, उसमें हमने पढ़ा था, बस्तर के छिंदक नागवंश, उसमें हमने पढ़ा था कि माणिकेश्वरी देवी उनकी कुल देवी होती थी। उसी का ये क्या करता था? उपासना करता था। कौन? राजपाल देव। इनकी कुल देवी तो दंतेश्वरी देवी थी, लेकिन जिस प्रकार पुरुषोत्तम देव हमने पढ़ा था क्या भगवान जगन्नाथ का उपासक था, उसी प्रकार राजपाल देव भी अन्य माणिकेश्वरी देवी का उपासना करता था। ठीक, तो ये जो अन्य नाम आ रहे हैं ना, जो दंतेश्वरी देवी के अलावा और किसकी उपासना कर रहे थे, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। फिर इनका विवाह किनके साथ हुआ था? तो बघेलिन एवं चंदेलिन नामक दो राजकुमारी से हुआ था। अभी तक जितने भी शासक थे, या तो कोई बघेलिन से कर रहा था, या तो कोई चंदेलिन से कर रहा था, या तो कोई किसी का अन्य नाम हुआ करता था। अब ये क्या करते, लेकिन एक ही शासिका थी ना, एक शासक की एक ही पत्नी हुआ करती थी। लेकिन अब राजपाल देव क्या करता है? दो शादी करते हैं, दो शादी। तो दो के साथ चक्रवर्ती इसका उपाधि था, तो दो के साथ चक्कर था इसका, एक बघेलिन और एक चंदेलिन। एक क्या? बघेलिन और एक चंदेलिन। तो बघेलिन और चंदेलिन नामक दो राजकुमारियों से इसका विवाह हुआ था, जिसके कितने पुत्र होते हैं? 3 पुत्र होते हैं। जिसके कितने पुत्र होते हैं? तो 3 पुत्र होते हैं, जिसमें चंदेलिन से 2 और बघेलिन से 1। चंदेलिन से 2 और बघेलिन से 1 होता है। ठीक, तो चंदेलिन से कौन होता है? दलपत देव और प्रताप सिंह। और बघेलिन से कौन होता है? दखिन से। बघेलिन से क्या? दखिन, दखिन ऐसे करें, दखिन सिंह, बघेलिन का दखिन। चंदेलिन का दलपत और प्रताप। तो चांद के साथ दल में तारे रहते हैं, तो दलपत देव हो जाएगा, और प्रताप सिंह देव। ठीक है, प्रताप सिंह देव, ये दोनों नाम आपको याद रखना है। ठीक, तो ये था राजपाल देव के 3 पुत्र, 2 वाइफ और उनके 3 बच्चे। चंदेलिन से 2 दल में तारे हैं, तो दलपत देव, प्रताप सिंह देव, बघेलिन का दखिन, दखिन करके बघेलिन का दखिन। ठीक, ये था आपके राजपाल देव के बारे में। अब इसके आगे जो शासन में आएंगे तो थोड़ा सा ट्विस्ट आना चालू होगा। आपके राजपाल देव के बाद से इस वंश के बारे में ट्विस्ट आना चालू हुआ। अब वो क्या ट्विस्ट आएगा आगे हम देखते हैं। ठीक है, तो
तो इतना मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। प्रताप राजदेव, यहाँ से हमने पढ़ना चालू किया था। इनके समय में केवल आक्रमण के बारे में जानकारी मिलती, कुल्लू की तुप्सा करता है, पराजय का सामना करना पड़ता है, अपने पड़ोसी अहमदनगर से मलिक कंवर को बुलाता है, और मलिक कंवर भी डायरेक्ट नहीं करता, इसका और पड़ोसी रहता है जो काकतीय वंश का पड़ोसी उड़ीसा में, जो जयपुर नरेश रहता है उड़ीसा का, उसके साथ मिलकर इसके कुछ क्षेत्रों पर छीन लेता है ताकि इनको कुछ परेशानी उत्पन्न हो करके, ठीक है। लेकिन प्रताप राजदेव क्या थे, बहुत ही प्रतापी थे, तो उतना कुछ फर्क पड़ता नहीं है। और इसके आगे वीर सिंह देव देखे थे हमने, इसने राजपुर के किले का निर्माण कराया, इतना ही जानकारी था। दिक्पाल देव के बारे में देखा कि दंतेवाड़ा शिलालेख इसी का है, यहाँ से छत्तीसगढ़ी मिश्रित गद्य रूप में जानकारी मिलती है। और एक विशेष पॉइंट कि इसने राजधानी परिवर्तन किया था। अब ये क्या करता है, चक्रकोट से बस्तर ले जाता है। ये था दिक्पाल देव के बारे में, तो कम पॉइंट है, आपको आसानी से याद हो गया होगा। राजपाल देव के बारे में देखे थे, उपाधि था प्रौढ़ प्रताप चक्रवर्ती, तो चक्कर 2 के साथ बघेलिन चंदेलिन दोनों से मिलकर 3 बेटे, चंदेलिन के 2 दलपत और प्रताप, और बघेलिन का 1 दखिन सिंह। ये उपासक था माणिकेश्वरी देवी का, जो कि नागवंशियों की कुल देवी हुआ करती थी। अन्य नाम इसका राजपाल के अलावा रक्षपाल था, रक्षपाल देव, ठीक। तो ये रिलेटिव था, तो ये हमने याद किया था। आगे हम देखते हैं चंदेल मामा। अब ये कौन होता है, तो 1721 में जब बहुत ही कम समय तक शासन कर पाता है, इसकी मृत्यु के बाद क्या होता है कि जो चंदेलिन रहता है, चंदेलिन, उसका भाई रहता है कौन, चंदेल मामा। अब इसका मुख्य रूप से नाम तो नहीं मालूम। अब चंदेलिन रानी जो रहती तो उसके बच्चे लोग उस अपने मामा को क्या बोलेंगे, चंदेल मामा बोल देते हैं, तो चंदेल मामा नाम रखा गया। अर्थात राजकुमारों ने के चंदेल मामा ने सत्ता पर कब्जा कर लिया था। अब बस्तर शासन पहली बार एक घुसपैठिया मामा के हाथों में चला गया था। सबसे पहली बार घुसपैठिया हाथों के कब गया, तो चंदेल मामा के साथ में गया, और 10 साल इसने शासन किया, जब तक ये कि अवयस्क थे। अब कोई भी बच्चा है, अब बचपन से देख रहे आ रहा है कि हमारी सत्ता को छीन लिया गया, हमारे साथ हमको प्रताड़ित कर रहा है, तो बड़े होने के बाद वो अपना बदला लेगा ना, तो आगे चल के इसका बदला लिया जाएगा। तो ये 10 साल तक अभी खूब मौज मस्ती करेगा, कौन, चंदेल मामा, ठीक है। फिर दलपत देव रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर राखी का नेक लेकर राजा चंदेल के दरबार में उपस्थित हुआ और उनकी हत्या कर सत्ता पर काबिज हुआ। अब चंदेलिन रानी का तो ये भाई है ना, चंदेल मामा, तो ये तो इसको रक्षाबंधन में राखी बांधेगी, भले ही कितना ही विश्वासघाती हो, लेकिन इसका मन नहीं मानता था। तो ये क्या कि राखी लेके भेजी, बेटा जा तू, इसको रक्षाबंधन है, मेरे भाई को राखी देगा ना। तो इसी शुभ अवसर का समय पाकर ये क्या करते हैं, राखी का नेक ले जाने के बहाने जाता है कि माता ने आपके लिए राखी भेजाया मामा, ऐसे करके, और उसी समय इसकी हत्या कर देती है, और हत्या करके इसको मार देता है, और वहाँ पर अपना शासन व्यवस्था स्थापित करता है, कौन, दलपत देव। तो इस प्रकार ये बदला लेता है चंदेल मामा से को मार कर, ठीक। कब मारा ये भी आपको रिलेट हो जाएगा, इतने अच्छे से मैंने बताया है, ठीक है। तो चंदेल मामा कौन रहता है, चंदेलिन का भाई रहता है, जो कि अन्य राजकुमार उसको चंदेल मामा बोलते थे। वो सत्ता पर बैठ जाता है घुसपैठिया के रूप में। 10 साल बाद 21 से 31 तक जब वो शासन करता है, तो 10 साल बाद दलपत देव जब 21 का हो जाएगा, तो वो क्या करता है, शुभ अवसर पाकर राखी के समय राखी का नेंग लेकर जाता है और इसकी हत्या कर देता है और अपना शासन वापस प्राप्त कर लेता है, ठीक। तो ये था चंदेल मामा के बारे में। अब देखेंगे हम इसी में दलपत देव के बारे में। किसके बारे में, दलपत देव के बारे में। अब ये दलपत देव, अब यहाँ से ना ट्विस्ट आना चालू हो गया। अभी तक नॉर्मल सब चल रहा था इस वंश में, अब यहाँ से थोड़ा सा उलट फिर चालू होता है। अब दलपत देव शासन करता है कब से कब तक, 1731 से 1774 तक। अब बोलोगे सर शासकों के क्रम में तो चंदेल मामा को हमने नहीं पढ़ा है। हाँ बेशक नहीं पढ़ा है, क्योंकि शासक थोड़ी है, तो घुसपैठिया के तौर पर बैठा है वहाँ, ये तो उस वंश का है भी नहीं, तो ये घुसपैठिया के तौर पर बैठता है, इसलिए इसके बारे में मैंने नाम याद नहीं कराया। अब यहाँ पर राजपाल देव के बाद ये आते करके आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने केवल आपको शासकों का क्रम याद करने के लिए बताया था। अब ये जो दलपत देव ये शासन करता है, तो ये अपनी राजधानी अब किसको बना देता है, अब बस्तर क्षेत्र से राजधानी ट्रांसफर कर लेता है कहाँ, जगदलपुर। तो ये जगदलपुर इसकी राजधानी हो जाती है, किसकी, दलपत देव की। तो जगदल में भी दल आ रहे, दलपत में भी दल आ रहे, तो दल से हो जाएगा जगदलपुर इसकी राजधानी। अब इसके शासनकाल में प्रथम बार भोसला आक्रमण होता है, पहली बार भोसला आक्रमण होता है, जैसा कि हमने देखा था 1741 ईस्वी में होता है ना, कलचुरियों के समय। तो ये कलचुरियों के ही तो समकालीन चले आ रहे हैं, वो 1000 ईस्वी से हैं, 1300 से हैं। तो समकालीन जब चले आ रहे हैं तो वहाँ भोसला शासकों का आक्रमण होता है। तो भोसला शासक जो नीलू पंथ है, नीलू पंडित, ये क्या करता है कि इस पर आक्रमण करते। वहाँ तो 1741 में आ गया था कलचुरियों में, रतनपुर रायपुर क्षेत्र में। अब ये सोचता है कि समस्त छत्तीसगढ़ में हमारा शासन हो, ये किसका, नीलू पंडित का दिमाग चलता है। तो इस क्षेत्र में दलपत देव के ऊपर आक्रमण करता है, लेकिन ये क्या करता है, उसको हरा देता है, उसके आक्रमण को असफल कर देता है।
और असफल करने के साथ क्या करता है कि हमारी राजधानी में ही आक्रमण कर दिया बस्तर क्षेत्र में, तो हम राजधानी परिवर्तन कर लेते करके 1770 में बस्तर से ये जगदलपुर लेके आ जाता है क्या अपनी राजधानी को। तो राजधानी कैसे परिवर्तन हो गया हमने देख लिया। कैसे परिवर्तन हुआ कि शासनकाल के दौरान मराठाओं का सर्वप्रथम आक्रमण होता है, लेकिन वो क्या रहता है, असफल रहता है। नीलू पंडित या नीलू पंत करता है और उसी के परिणाम स्वरूप 1770 में ये अपनी राजधानी बस्तर से जगदलपुर स्थानांतरित कर लेते हैं। कौन? दलपत देव। ठीक है। अब दलपत देव ने अपने नाम पर एक सागर का निर्माण कराया, तालाब का निर्माण कराया। वो क्या था? तो दलपत सागर तालाब। क्या था? दलपत सागर तालाब। दलपत देव ने अपने नाम पर दलपत सागर तालाब का निर्माण कराया। ठीक है, जिसका पूर्व नाम क्या था? तो भूपाल ताल था। भूपाल ताल था, इसका पूर्व नाम भूपाल ताल था। वर्तमान में यह छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी झील है। कौन? दलपत सागर जो है वो छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ी झील के रूप में जानी जाती है, तो ये आपको याद रखना है। भूपाल ताल इसका पूर्व नाम था, जिसे अब दलपत सागर के नाम से जाना जाता है, याद रखना। और ये छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी झील है। क्या झील है? सबसे बड़ी झील है। ठीक। अब इसी में आगे देखेंगे तो बंजारों का बस्तर में व्यापार और नमक सभ्यता का प्रसार। अब जो बंजारे रहते थे ना, जो आपके राजस्थानी क्षेत्र के, समझ लीजिए आप उसको, तो ये क्या करते थे कि नमक वमक का व्यापार करने आते थे। पहले इस क्षेत्र को नमक के बारे में उतना जानकारी नहीं था, लेकिन नमक ऐसा चीज़ है कि एक बार आपको उसका स्वाद लग जाए ना, तो आपके लिए वो छोड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा ना। तो ये क्या किए, पहले आ जाते थे यहाँ, और यहाँ ना पहले लोगों को उसका चस्का समझ लीजिए, उसका स्वाद का चस्का लगा दिया। अब उसी को ना ऊंचे दामों पर बेचने लगे, पहले ऊंचे दामों पर बेचने लगे। अब लोगों को चस्का है उसका, तो ग्रामीण लोगों को क्या चाहिए? नमक मिर्ची, बस यही चाहिए, ज़्यादा उनको मसाले से कुछ मतलब नहीं है। तो उनको जब इसका चस्का लगा दिए ये लोग, जब उसके स्वाद के पीछे मतलब उनका एक हैबिट में आ गया, आदतन हो गया, तो अब ऊंचे दाम लेने लगे, उसके बदले बहुमूल्य वनोपज ले जाने लगे। तो इसको देखता है कौन? दलपत देव देखता है कि इस समय में हमारे जो शासनकाल में है वो इन सब का शोषण चालू हो गया था। तो वही बताया गया था यहाँ पर, बंजारे वस्तु विनिमय व्यापार के द्वारा नमक के बदले जनजातियों से बहुमूल्य वनोपज प्राप्त करते थे, और यहीं से बस्तर वासियों का शोषण प्रारंभ हुआ। तो किस शासक के समय हुआ ऐसा बोला जाए? तो दलपत देव के समय हुआ, दलपत देव के समय। ठीक है। और इसको कुछ हद तक फिर दलपत देव आगे चलकर दबाता भी है, लेकिन अब एक बार जो शोषण प्रारंभ हो गया वो स्थानीय तौर पर या ज़मीनी तौर पर तो मिटाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो प्रथम बार बस्तर वासियों का शोषण कहाँ से प्रारंभ हुआ, किसके शासनकाल से हुआ? अगर आपको ऐसा पूछा जाए तो आपका आंसर लेना है दलपत देव। किनके द्वारा? तो बंजारों के द्वारा। किस वजह से? तो नमक के बदले जनजातियों से बहुमूल्य वनोपज की प्राप्ति कर लेते थे वो लोग, और इस प्रकार उनका शोषण करना चालू हुआ। थोड़े से नमक के बदले बहुत ही महत्वपूर्ण वनोपज वो ले जाते थे। ठीक। अब दलपत देव के कितने पुत्र होते हैं? तो आगे चल के 2 पुत्र होते हैं, एक अजमेर सिंह और एक दरियादेव। कौन होता है? एक अजमेर सिंह और दरियादेव, और दोनों ही आगे चल के शासन करेंगे। दोनों के बीच टसल हो जाता है, शासन कौन करेगा इसको लेकर। ठीक है। तो अभी के वीडियो में हमने जितने शासक देखे उतना मैं आपको एक बार क्विक रिवीजन कराता हूँ, फिर अगला जो शासक है नेक्स्ट वीडियो से हम पढ़ना चालू करेंगे। तो आज हमने प्रताप देव से देखना चालू किया था। इसके बारे में बता दिया था कि कुतुब शाह वंशी शासक यहाँ आक्रमण करता है, कुली कुतुब शाह असफल रहता है, अपने जो सहयोगी रहता है पड़ोसी अहमदनगर का मलिक का, और उसको लाता है, और वो भी इसका पड़ोसी, किसका? काकतीय वंश का पड़ोसी नरेश, जयपुर नरेश उड़ीसा के शासक रहते, उसके सहायता से आक्रमण करके कुछ क्षेत्रों पर जीत लेता है। इस प्रकार किसको परेशान करता है? प्रताप राजदेव को। लेकिन ये बहुत ही प्रतापी रहता है, तो इसको कुछ ज़्यादा परेशानी होती नहीं है। इसके आगे वीर सिंह देव देखे थे, जिसने राजपुर में सिर्फ किले का निर्माण कराया था। वीर सिंह देव वहाँ खत्म हो गया। दिक्पाल देव ने देखा था, इसने आपकी चक्रकोट से बस्तर राजधानी ट्रांसफर किया था, और दंतेवाड़ा शिलालेख इससे संबंधित है, जिसमें छत्तीसगढ़ी गद्य रूप से मिश्रित छत्तीसगढ़ी गद्य रूप में मिलती है। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। 1703 में मिला था। राजपाल देव के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं था। उपाधि किया था तो प्रौढ़ प्रताप चक्रवर्ती था। रक्षपाल देव इसका अन्य नाम था। चक्रवर्ती में 2 लोग के साथ चक्कर, तो एक चंदेलिन एक बघेलिन, 2 इनकी पत्नी थी। 2 से 3 बेटे हुए, चंदेलिन से 2, एक दलपत देव और प्रताप सिंह देव, और बघेलिन से आपका दक्षिण सिंह। ठीक। अब इसी चंदेलिन का भाई रहता है चंदेल मामा, जो राजपाल देव की मृत्यु के बाद वहाँ घुसपैठ करके शासन कर लेता है 10 साल तक। 1721 से 1731 तक करता है। क्यों? क्योंकि राजपाल देव 1709 से 1721 किया ना शासन, तब ये इनकी मृत्यु के बाद क्या करता है, चंदेल मामा यहाँ शासन करने लग जाता है। और एक टाइम पर जब उनकी माता बोलती होंगी कि जहाँ मेरे भाई के लिए राखी लेके जाए, तो दलपत देव उसी का मौका का फ़ायदा उठाता है और उसकी हत्या करके अपने शासन क्षेत्र को वापस पाता है। कौन? दलपत देव। तो ये 10 साल तक केवल यहाँ पर घुसपैठ का शासन रहा है।
ठीक है, इसलिए मैंने इसको रिलेट नहीं कराया था, यहाँ पर आपको याद हो जाएगा। फिर दलपत देव आता है 1731-1774 तक शासन करते हैं। अब ये भी बस्तर क्षेत्र शासन करते रहता है, लेकिन इनके शासन करने में भोसला शासक नीलूपंत के द्वारा भोसला आक्रमण होता है, जो कि सेनापति रहता है भोसला वंश का। तो इसके परिणाम स्वरूप उनको तो हरा देता है, लेकिन अपनी राजधानी परिवर्तित कर लेता है और कहाँ ले जाता है, बस्तर से जगदलपुर 1770 में, ठीक है। और वहीं पर एक तालाब का निर्माण कराता है दलपत सागर, दलपत सागर नाम से, जिसका पुराना नाम भूपाल ताल था। और ये छत्तीसगढ़ में वर्तमान में सर्वाधिक बड़ा झील है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा झील कौन सा है, दलपत सागर झील, ठीक, याद रखना है आपको। और इसी के समय से आदिवासियों का शोषण चालू होता है। किस वजह से, तो नमक की वजह से। नमक के बदले बंजारे लोग क्या करते थे, बहुमूल्य वनोपजों को ले जाना शुरू कर देते थे। और इनके 2 पुत्र हुए, एक अजमेर सिंह और एक दरियादेव, अजमेर सिंह और दरियादेव। तो इतना था आपके आज के शासकों के बारे में, हमने दलपत देव तक देख लिया है। इसके आगे हम देखेंगे अजमेर सिंह, जहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट है अजमेर सिंह। यहाँ से आपके जो जनजातीय विद्रोहों का भी शुरुआत हो जाता है, हम देखेंगे, ठीक है। तो अभी के वीडियो में अगर आपको कहीं भी डाउट आया तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।